हाय, आज हम देखेंगे मृत्युकालिक कथन। एक व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व जो कथन किए जाते हैं उनको मृत्युकालिक कथन कहते हैं, जो कि उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित हो, मतलब एंटी मॉर्टम स्टेटमेंट्स। बेसिकली सेक्शन 32 में इनको डिफाइन किया गया है। इनके पीछे की थ्योरी ये है कि एक मैक्सिम है, नेमो मोरिटस प्री मैच्योरमेंटायर। इसका मतलब है ए मैन विल नॉट मीट विद हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। मतलब कोई भी आदमी जब मरता है तो बनाने वाले से वह झूठ के साथ नहीं मिलना चाहता, इसलिए इनकी रिलायबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। इसलिए मान के चला जाता है कि कोई आदमी जो खुद मरते वक्त जो कुछ बोलता है और विशेषकर वो अपनी मृत्यु से संबंधित हो तो वो कथन सत्य होते हैं। इनकी एडमिसिबिलिटी क्या है, इनकी एसेबिलिटी भी क्या है, इनकी स्वीकार्यता साक्ष्य की दृष्टि से क्या है। सबसे पहले तो अपन इसका सेक्शन 32 जो है वो कहता है कि बेदशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन जो मर गया है मिल नहीं सकता। सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए जो मर गया, पहला मर गया, दूसरा मिल नहीं सकता, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया, या उसकी हाजिरी इतने विलंब और व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, मतलब इतना खर्चे बिना या इतनी देरी बिना वो उपस्थित नहीं किया जा सकता जितना मामले की परिस्थिति में न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत होता है, अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है। मतलब अननेसेसरीली डिले जिसमें होने की संभावना है, उसमें उन कुछ कथनों को न्यायालय ग्राह्य करता है। विशेषकर नंबर 1 जब है कि जब वह कथन उसकी मृत्यु से संबंधित हो। अब यह बात आती है कि इनकी ग्राह्यता क्या है, इनकी स्वीकार्यता क्या है डैंग डिक्लेरेशन की। तो मृत्युकालिक कथन एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है अगर न्यायालय को सत्य और उनके स्वैच्छिक होना महसूस होते हैं। तो पहली बात तो न्यायालय उनको सत्य मानता है उनको पढ़ने से, और वो वॉलंटरली किए गए, स्वेच्छा किए गए, स्वैच्छिक रूप से किए गए, बिना किसी दबाव के किए गए, तो वो एवं ऐसे कथन मात्र किसी दोष सिद्धि का आधार भी हो सकते हैं। अगर न्यायालय को कोई कथन सत्य प्रतीत होते हैं और उसके द्वारा स्वेच्छा किया जाना प्रतीत होते हैं तो वो किसी दंड मतलब दोष सिद्धि का आधार हो सकते हैं, एकमात्र कथन। एवं इस पर बिना किसी संपुष्टि साक्ष्य के विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, अगर न्यायालय को ये लगता है कि कोई कथन जो किया गया है, जो मृत्युकालिक कथन है, जो उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित है, वो सत्य प्रतीत होते हैं, स्वेच्छा किए गए, उन कथनों को आधार मान करके कोई न्यायालय केवल उन कथनों, मृत्युकालिक कथन के आधार पर ही किसी की दोष सिद्धि कर सकता है। बस न्यायालय को क्या देखना है कि वो स्वेच्छा से किए गए, मेड वॉलंटरीली, स्वस्थ चित्त हालत में किए गए, मेड इन फिट मेंटल कंडीशन, और उन परिस्थितियों में जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी उनको कोरिलेट करते हों। समझ रहे हो ना, ऐसा भी नहीं हो कि परिस्थितियां कुछ और हों, मतलब उनकी सत्यता कुछ संदेहास्पद लगती है। तो अब सेक्शन 32 के डैंग डिक्लेरेशन को कई सारे जजमेंटों में डिफाइन किया है, जिसमें सबसे पहला जजमेंट जो था वो था पकाला नारायण स्वामी का, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1938 का, 1938 का फर्स्ट जजमेंट था, जिसमें प्रीवी काउंसिल ने कहा कि परिस्थितियां उस संव्यवहार की परिस्थितियों की होनी चाहिए
किसी व्यक्ति की सामान्य अभिव्यक्ति जो उस व्यक्ति के डर या संदेह को प्रकट करती है एवं जिसका मृत्यु के अवसर से कोई सीधा संबंध नहीं है, ग्राह्य नहीं है। केवल किसी ने इस डर की वजह से कि मेरी मृत्यु हो सकती है या संदेह में कोई कथन किए हैं, वो ग्राह्य नहीं है न्यायिक डिक्लेरेशन के रूप में, जिनका कि मृत्यु से उसका कोई लिंक ही नहीं है। क्योंकि न्यायालय को, अपन ने कहा था ना कि न्यायालय को अगर सत्य प्रतीत होते हैं, डर या संदेह में किए गए जिनका मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, उनको प्रीवी काउंसिल ने पकाला नारायण स्वामी के केस में अग्राह्य माना। फिर उसके बाद 2 केस हुए, पन्नीर सेल्वम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2008 का, एक दूसरा हुआ एतबिर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2010 का। इस केस में 2010 के में पहला पन्नीर सेल्वम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2008 में भी मृत्युकालिक कथन के लिए कुछ दिशा निर्देश आए थे। दूसरा एतबिर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2010 में दिशा निर्देश जारी किए गए। इन प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता के संबंध में गाइडलाइंस जारी की गई थी। क्या कहा गया था? पहला, अगर मृत्युकालिक कथन पर कोई कोर्ट को पूर्ण भरोसा है, अगर कोर्ट को ये महसूस होता है और पूर्ण भरोसा है कि वह दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है, मतलब न्यायालय अगर उस पर भरोसा करता है तो वो दोष सिद्धि का आधार हो सकता है, कोई रोक नहीं है न्यायालय के। दूसरा कहा, कोर्ट को ये देखना होता है और संतुष्टि करनी होगी कि कथन करते समय मृतक फिट मानसिक हालत में था। मैंने भी बताया था, न्यायालय को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब ये किए गए थे मृत्युकालिक कथन, तब वह स्वस्थ चित्त हालत में था, सब चीज़ को समझ रहा था, कुछ कर रहा था। तीसरा, कथन की सत्यता और स्वैच्छिकता को भी न्यायालय को देखना चाहिए, जिस पर दोष सिद्धि आधारित की जा सके। न्यायालय को ये भी इंश्योर करना है कि उनकी सत्यता का है, परिस्थितियों से, जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई उन परिस्थितियों से उनकी मतलब लिंक क्या है, इन सारी चीज़ों को वॉलंटरीली किए गए कि नहीं किए गए, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। चौथा, ये कोई नियम नहीं है कि मृत्युकालिक कथन की कोई संपुष्टि साक्ष्य के बिना दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि बिना कोई जजमेंट या कोई मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकता। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये न्यायालय को देखना है उसकी सत्यता, स्वैच्छिकता और ग्राह्यता क्या है। अगर कथन संदेहास्पद है तो उस पर संपुष्टि साक्ष्य के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। न्यायालय ने देखा संदेहास्पद है या स्वैच्छिक पूर्वक नहीं है, इन कंडीशन में न्यायालय के लिए अति आवश्यक है कि उस पर अपने निर्णय को आधारित ना करें। ठीक है। इसके बाद इसी में जजमेंट में छठवां डायरेक्शन था कि अगर मृतक कथन करते समय बेहोशी की हालत में था तो वह दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकता। अगर मृत्युकालिक जो कथन मृत्यु के समय वो कर रहा है उस समय अगर बेहोशी की हालत में था तो वो कथन जजमेंट का हालात मतलब आधार नहीं हो सकती। केवल इसलिए कि मृत्युकालिक कथन घटना के पूर्ण विवरण नहीं देता है उसे खारिज किए जाने का आधार नहीं हो सकता। मृत्युकालिक कथन ने डिटेल विवरण नहीं दिया पूरी घटना का तो वो खारिजी का आधार नहीं हो सकता। आठवां आया, अगर आई विटनेस कहता है कि मृतक फिट और कॉन्शियस हालत में था, अगर जो उस वक्त आई विटनेस जो वहाँ था उसने अगर ये कहा कि मृत्युकालिक कथन करने वाला व्यक्ति फिट कंडीशन में था, खूब कॉन्शियस हालत में था, तो मेडिकल ओपिनियन को इस पर वरीयता नहीं दी जा सकती। आई विटनेस को मेडिकल ओपिनियन में वरीयता दी गई और आई विटनेस का कहा हुआ मेडिकल ओपिनियन के ऊपर माना इस जजमेंट में। नवा आया, सावधानी पूर्वक परीक्षण से अगर
न्यायालय संतुष्ट है कि कथन पूर्णतः सत्य और प्रवंचना रहित है एवं पूर्णतः सुसंगत एवं संगत है, तो इस पर दोष सिद्धि को आधारित किया जा सकता है। कोई रोक नहीं है न्यायालय के ऊपर, बस न्यायालय को जो इंश्योर करना है उसकी सत्यता को इंश्योर करना है। इसके बाद एक जजमेंट आया लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010 में। ये संवैधानिक पीठ का जजमेंट था। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010 में संवैधानिक पीठ का जजमेंट था। इसमें कहा कि कथनकर्ता की मानसिक स्थिति को प्रत्यक्षदर्शी गवाह स्थापित करता है। जैसा भी उसमें भी बताया था मैंने डायरेक्शनों में, कथनकर्ता जिसने मृत्युकालिक कथन किए हैं उसकी मानसिक स्थिति को तो आई विटनेस जो है वो ही स्थापित करता है। तो चिकित्सक का प्रमाण पत्र ना भी हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ इस जजमेंट में एक चीज़ और आई थी कि जहाँ एक से अधिक डैंग डिक्लेरेशन हो कई कंडीशन में, जैसे अभी एक निर्भया रेप केस भी हुआ था दिल्ली में, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था, वो भी मैं बताऊंगा कि अगर किसी प्रकरण में एक से अधिक डैंग डिक्लेरेशन हो तो क्या स्थिति होगी। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा द फर्स्ट डैंग डिक्लेरेशन वॉज नॉट वॉलेंटरली। इस लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में एक से अधिक डैंग डिक्लेरेशन थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस विशेष की बात करते हुए कहा कि पहला जो डैंग डिक्लेरेशन था वो स्वेच्छया नहीं किया गया था एंड नॉट मेड बाई फ्री विल ऑफ डिसीज्ड। जो मृतक था उसके द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं किया गया था। एंड सेकेंड एंड थर्ड डैंग डिक्लेरेशन वर वॉलेंटरली। इसमें 3 डैंग डिक्लेरेशन थे, तो उसमें से पहले को उन्होंने स्वेच्छया और फ्री इच्छा से नहीं माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेकंड और थर्ड जो डैंग डिक्लेरेशन थे वो वॉलंटरली किए गए थे और परिस्थितियों से और अन्य गवाहों की साक्ष्यों से मेल खाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे और तीसरे जो वो थे डैंग डिक्लेरेशन वो मृत्यु की परिस्थितियों से भी मेल खाते हैं और जो गवाह कह रहे हैं उनके कहने से भी मेल खाते हैं, इसलिए वो वॉलंटरली और उससे माने जा सकते हैं। इसमें 2015 में एक जजमेंट आया संदीप एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस मामले में पुलिस अधिकारी से किया गया कथन ज़्यादा विस्तृत था। इसमें भी एक पुलिस अधिकारी से किया गया कथन था, दूसरा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया कथन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मजिस्ट्रेट से जो कथन किया गया है ना उसके मुकाबले में पुलिस अधिकारी से जो कथन किए गए हैं मृतक के द्वारा वो ज़्यादा विस्तृत हैं। यहाँ न्यायालय को दोनों कथनों के मध्य असंगतता को देखना चाहिए, उनमें क्या वेरिएशन है, क्या डिफरेंस है, उन तथ्यों को देखना चाहिए न्यायालय को। विचारित मामले में ये जो संदीप एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो मामला था, इसमें दोनों कथनों के बीच कोई असंगतता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष के कथनों में कुछ तथ्य रह जाने से वे असंगत नहीं हो जाते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के समक्ष जो बयान किए गए थे उनसे कुछ बातें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान हुए थे उनमें छूट गई, इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने किया गया डैंग डिक्लेरेशन जो है वो असंगत नहीं हो जाता। ठीक है, क्या चीज़ें रह गई उसके लिए पुलिस के समक्ष जो बयान किए गए उनको देख लिया जाए। सिर्फ परिस्थितियों का आकलन ही तो करना है, उस वक्त क्या परिस्थितियाँ थी क्या नहीं थी, ये कोर्ट को इंश्योर करना है जो ट्रायल कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे यहाँ का बहुत फेमस जजमेंट जो जिसको निर्भया रेप केस के नाम से जानते हैं वो जजमेंट आया, जिसको अपन कहते हैं मुकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स 2017 का निर्भया रेप केस। इसमें 3 मृत्युकालिक कथन थे। 3 मृत्युकालिक कथनों की ग्राह्यता का प्रश्न जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इशारों, सिर के इशारों के आधार पर
लिखा गया मृत्युकालिक कथन अगर पूर्णतः सावधानी के साथ और सतर्कता के साथ लिखा गया है तो साक्ष्य में ग्राह्य है। यहाँ जो लिख रहा है वह उन इशारों को समझने में सक्षम होना चाहिए। इस निर्भया रेप केस में भी जो डाइंग डिक्लेरेशन लिखा गया था, चूँकि वो लड़की बहुत दयनीय हालत में थी, बहुत छत बिच्छत हालत में थी, उसने जिस तरीके से सब इशारों से सब कुछ एक्सप्लेन किया, जो बयान लिख रहा था वो उन इशारों को समझने में सक्षम था, तब उन चीज़ों को लिखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इशारों और सिर के इशारों के आधार पर लिखा गया मृत्युकालिक कथन अगर वह सावधानी और सतर्कता के साथ लिखा गया है और जो लिख रहा है वो उन इशारों को समझता है तो ग्राह्य है। विचारित प्रकरण में मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा गया और इस संतुष्टि के साथ कि पीड़िता और मृतका कथन के लिखे जाते समय मानसिक रूप से सक्षम थी एवं उनके द्वारा पीड़िता और मृतका के इशारों को समझकर लेखबद्ध किया गया है, ऐसी स्थिति में तीनों कथन एक दूसरे से असंगत नहीं, कंसिस्टेंट हैं, एक दूसरे के सुसंगत हैं एवं एक दूसरे की संपुष्टि करते हैं। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों जो डाइंग डिक्लेरेशन निर्भया रेप केस में उस बच्ची द्वारा दिए गए थे, तीनों के तीनों एक दूसरे से कंसिस्टेंट होने के कारण ग्राह्य है। इस डाइंग डिक्लेरेशन के संपूर्ण जो विवरण थे इससे अपन के एक समझ में आता है कि एज पर द अबव जुडिशियल वर्डिक्ट इट इज़ क्लियर दैट द डाइंग डिक्लेरेशन आर गुड पीस ऑफ एविडेंस एंड कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन if the court is satisfied with the manner it is recorded and made voluntarily, made in fit mental condition and corroborate the condition which is resulted in death। ठीक है, तो ये था डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, थैंक यू।